नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एस्ट्रोनिकेत ऑफिशियल। आज हम बात करेंगे कंबस्ट प्लैनेट्स यानी अस्त ग्रहों के बारे में। अस्त ग्रहों का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्त ग्रह का मतलब होता है अस्तंगत ग्रह। मतलब कोई भी ग्रह जब सूर्य के सामने इनविजिबल हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, तो उसको अस्तंगत बोला जाता है। प्लैनेट सूर्य ग्रह के इतना पास आ जाता है कि एक तरह से वो जल जाता है, यानी बर्न हो जाता है। तो होता क्या है, उसका कारकत्व जो होता है, जो उसकी क्षमताएं होती हैं, जो उसकी प्रकृति होती है, वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है, यानी कम हो जाती है। और उसकी जो नैसर्गिक स्ट्रेंथ है वो भी वीक पड़ जाती है। उसके रिजल्ट देने की क्षमता बहुत ही कम हो जाती है। ग्रह इतना अस्त हो जाता है सूर्य के पास कि वो आसमान में दिखना बंद हो जाता है। सूर्य का प्रकाश इतना तेज होता है कि उसकी जो ग्रह की रश्मियां होती हैं वो उसके सामने अदृश्य हो जाती हैं, और ग्रह की रश्मि का असर हम तक यानी जातक तक अच्छे से नहीं पहुंच पाता। उस केस में सूर्य ही उस राशि को या उस भाव को, जिस भाव में सूर्य ने उस ग्रह को अस्त किया है, सूर्य ही उस भाव को डोमिनेट करने लगता है। तो इससे क्या होता है, हमारी कुंडली में हमारी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ और धार्मिक लाइफ, ये सभी तरह के और भी बाकी आयाम हमारे जीवन के सभी प्रभावित होते हैं। तो एक्चुअली में ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है कि ज्योतिषियों ने बताया है, ये एक्चुअली में होता है। ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप टेलीस्कोप से भी देख सकते हैं। होता क्या है कि जब सन बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट बॉडी है सोलर सिस्टम में, तो बाकी जो भी प्लैनेट उसके पास आएगा तो उसकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी। इसको एस्ट्रोनॉमी में बोलते हैं ऑकल्टेशन। ये एक साइंटिफिक टर्म है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब मैं बताता हूँ, जैसे कि तारे रात भर दिखाई देते हैं आपको, बहुत से ग्रह भी दिखाई देते हैं जैसे वीनस, जुपिटर एटसेट्रा, लेकिन सुबह आते ही वो सब छुप जाते हैं, दिखना बंद हो जाते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि तारे गायब हो गए, तारे होते हैं लेकिन वो सूर्य के प्रकाश में दिखना बंद हो जाते हैं, और उनका असर, उनकी रश्मियों का असर बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम भरी दोपहरी में कोई दिया जलाएं तो दिए का प्रकाश ना के बराबर होगा, उसके प्रकाश का कोई मतलब ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि दिए का प्रकाश है ही नहीं, प्रकाश तो है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के आगे वह फीका पड़ गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कभी कभी शुक्र ग्रह डिसअपेयर हो जाता है सन के सामने, सूर्य ग्रह के सामने, तो बोलेंगे कि सूर्य ग्रह अस्त हो चुका है, या फिर एस्ट्रोनॉमी के टर्म्स में बोलेंगे सूर्य ग्रह ने शुक्र को ऑकल्ट कर लिया है, ऑकल्टेशन कर दी है। अस्त ग्रह कब होता है उसकी डिग्रीज पर डिपेंड करता है ये चीज़। जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ पर 15 डिग्री पे है, 15 डिग्री पे, यहाँ से 15 डिग्री पे है। अब जब भी मून यानी चंद्रमा उसके 12 डिग्री के इधर उधर होगा, यानी मान लीजिए यहाँ पर 3 डिग्री पे होता है इधर से, तो यहाँ डिस्टेंस बचा 12 डिग्री। मान लीजिए मून यहाँ है, या फिर यहाँ से 12 डिग्री मून यहाँ पर है। मान लीजिए ये 15 और 12 27 डिग्री पे है टोटल यहाँ से। तो मून जब भी इन दोनों डिग्रीज के अंदर होगा, मतलब 12 डिग्री राइट और 12 डिग्री लेफ्ट में, तो वो अस्त हो जाएगा। और जितना पास आता चला जाएगा सूर्य के, उतना ही अस्त का जो रिजल्ट है वो बढ़ता चला जाएगा, मतलब उसका कारकत्व खत्म होता चला जाएगा। जैसे जितना सूर्य के पास आएगा, मान लो सूर्य के पास अब यहाँ पर आ गया ये मून, तो और ज़्यादा कंबस्ट हो गया, और ज़्यादा अस्त हो गया। ऐसे यहाँ पर जितना पास आ गया और ज़्यादा कंबस्ट हो गया। ऐसे ही जब ये दूर जाता चला जाएगा तो इसके अस्त होने वाले रिजल्ट में कमी आ जाएगी। मतलब ये अपना कारकत्व जो होता है इसका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सूर्य से अब दूर जाना शुरू हो गया है। मान लीजिए ये 12 डिग्री के बाहर निकल गया यहाँ पर, मान लो 27 डिग्री तक तो ये कम्बस था जब सूर्य 15 डिग्री पे बैठा हुआ था। मान लीजिए ये अब 29 पे आ गया, 29 डिग्री पे आ गया, तो अब इसका अस्त होना धीरे धीरे
कम हो गया, अब ये अपने कारकत्व दिखा सकता है। चंद्रमा का तो होता है 12 डिग्री के भीतर सूर्य के, ऐसे ही ये जो मरकरी है आपका, बुध है, वो होता है 14 डिग्री पे अस्त। और जब वो रेट्रोग्रेड होता है यानी वक्री होता है तो 12 डिग्री के अंदर अस्त हो जाता है। ऐसे ही शुक्र ग्रह जो होता है वो होता है 10 डिग्री के अंदर अस्त, और जब वक्री होता है तो 8 डिग्री के अंदर हो जाता है। ऐसे ही मंगल जो होता है वो होता है 17 डिग्री के अंदर अस्त, गुरु ग्रह होता है 11 डिग्री के अंदर, और शनि ग्रह होता है 15 डिग्री के अंदर अस्त। और एक बात और ध्यान रखिए, राहु और केतु जो बाकी के दो ग्रह बचे वो कभी भी अस्त नहीं होते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली में कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं, वो एक तरह के पॉइंट्स हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ऑर्बिट्स के बीच में, सन अर्थ के ऑर्बिट में और मून के ऑर्बिट के बीच में वो पॉइंट्स हैं इंटरसेक्शन के। और एक बात और याद रखिए, जो ये अस्त वाला कॉन्सेप्ट है ये एक ही घर में नहीं बल्कि आगे पीछे वाले घर में भी हो सकता है। यहाँ पर डिग्री देखी जाएंगी, मान लीजिए सूर्य यहाँ से 27 डिग्री पर है, अब 12 डिग्री मान लो यहाँ 3 डिग्री बची, और यहाँ 12 डिग्री करने के लिए कितना और बचा, 9 डिग्री। मतलब अगर इस भाव में, सॉरी इस भाव में अगर ये चंद्रमा 9 डिग्री पर भी है तो ये सूर्य इसको अस्त कर देगा। ठीक है, सूर्य यहाँ 27 डिग्री का था पहले भाव में, और दूसरे भाव में चंद्रमा 9 डिग्री का है, या मान लीजिए ये 8 डिग्री का हो तो इसे अस्त कर देगा। जब चंद्रमा इस भाव में यानी दूसरे भाव में 9 डिग्री से ऊपर जाएगा, मतलब 10 का होगा या 11 का होगा या 12 का होगा, तब ये अस्त क्षेत्र से बाहर आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम इसके एस्ट्रोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, यानी ज्योतिषीय प्रभावों के बारे में बात कर लेते हैं। तो जब भी कोई ग्रह अस्त होगा तो वो अपने पावर लूज कर देगा, उसका कारकत्व कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो जाएगा। ये याद रखिए, कारकत्व जो हो उसका होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। जो उसका कारकत्व चार्ट में बनता है वही रहेगा, लेकिन उसमें कमी आ जाएगी, उसमें उसकी इंटेंसिटी में कमी आ जाएगी। ठीक है, तो जो हमारा जातक होगा वो उस एरिया में स्ट्रगल करना शुरू कर देगा, क्योंकि सूर्य जो कि ईगो होती है, हमारा जो अहम होता है, वो उसको डोमिनेट करना शुरू कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा को अस्त कर दिया सूरज ने, तो चंद्रमा किसका कारक होता है, मन का, मदर का, इमोशंस का। ठीक है, तो इसके कारकत्व में कमी आनी शुरू हो जाएगी। मतलब मान लीजिए कि चंद्र अगर आपका कारक ग्रह है तो चंद्र अच्छे रिजल्ट तो देगा, लेकिन सूर्य के साथ अस्त होने के कारण उन अच्छे रिजल्ट्स में कमी आनी शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा उस फील्ड में। ऐसे ही मंगल जब अस्त हो जाएगा तो करेज में प्रॉब्लम आएगी, एनर्जी कम रहेगी, आलस्य रहेगा। ऐसे ही जब बुध अस्त हो जाएगा तो इंटेलिजेंस में कमी, स्पीच की दिक्कत, एजुकेशन पूरी नहीं कर पाएगा जातक। ऐसे ही बाकी घरों में भी या बाकी ग्रहों के साथ जब भी सूर्य उनको अस्त करेगा तो उनके कारकत्व में कमी हो जाएगी। एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अगर कोई ग्रह मारक होता है और वो अगर अस्त हो जाए, मारक मतलब उसका कारकत्व नेगेटिव होता, अगर वो अस्त नहीं होता, क्योंकि वो अब अस्त हो गया तो उसके नेगेटिव इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, तो ये अच्छी बात हो गई। अगर कोई भी मारक, मान लीजिए कि अगर सिंपल टर्म्स में बोले, अगर दूसरे और सातवें घर का मालिक यदि सूर्य से अस्त हो जाता है तो वो कहीं ना कहीं अच्छा ही है जातक के लिए। कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसपे वो अच्छा नहीं होता, लेकिन वो स्पेसिफिक ही होती हैं। जनरली ऐसा मारक अगर अस्त होता है तो वो अच्छा ही माना जाएगा। राहु और केतु कभी भी अस्त नहीं होते हैं, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, हमने पहले के लेक्चरों में बात करी थी डेबिलिटेशन की, यानी नीच ग्रह के बारे में। तो दोनों ही चीज़ें, कंबशन यानी अस्त ग्रह और नीच ग्रह, एक तरह की कमजोरी है ग्रह की, वीकनेस है। लेकिन कंबशन जो होता है वो वीकनेस किसके कारण आई है, सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य के साथ
मान लीजिए सूर्य है, इसके पास प्लैनेट आ गया और इसकी पावर में कमी आ गई। वहीं जो नीचता होती है ग्रह की, वो प्लैनेट की अपनी ही वीकनेस होती है, उसका कोई दूसरा ग्रह कारण नहीं होता, क्योंकि वो प्लैनेट किसी ऐसी राशि में चला गया जिस राशि में वह नीच था, इसलिए वो वीक हो गया। जैसे मान लीजिए कि मंगल कर्क में चला जाए तो वो वीक हो गया, उसमें सूर्य का कोई लेना देना नहीं है। तो कंबशन जो हो गई वो हो गई एक्सटर्नल वीकनेस। क्यों? क्योंकि सूर्य की वजह से है। वहीं जो नीच ग्रह है वो उसकी इंटरनल वीकनेस है, क्योंकि वो ऐसी जगह जाके बैठ गया है, ऐसे राशि में जाके बैठ गया है जहां उसको अपनी वीकनेस देनी पड़ेगी। वो वीकनेस उसके भीतर से आ रही है, उसके इंटरनल सेल्फ से आ रही है। अब अगर आकाश में देखें, मान लीजिए कि कोई अगर नीच का ग्रह है तो वो फिर भी दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो जरूरी नहीं है कि सूर्य के पास हो, लेकिन जो अस्त ग्रह होता है वो दिखना ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी रश्मियाँ सूर्य की रश्मि से दब जाती हैं, क्योंकि सूर्य बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा चमकदार तारा है। अब रेमेडीज़ क्या आती हैं अस्त ग्रहों के लिए? तो बीज मंत्र आते हैं, सारे ग्रहों के बीज मंत्र होते हैं, चाहे वो सूर्य का हो, मंगल का हो। सॉरी, सूर्य तो अस्त होता ही नहीं, खुद ही अस्त करता है वो, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। मान लीजिए मंगल का बीज मंत्र हो, चंद्र का बीज मंत्र हो, और भी सारे ग्रहों के बीज मंत्र हो सकते हैं। डोनेशन कर सकते हैं, दान दे सकते हैं चीज़ों का, ग्रहों से संबंधित चीज़ों का दान दे सकते हैं। और हम जेम स्टोन्स पहन सकते हैं, पुखराज, मोती, नीलम इत्यादि। फास्टिंग वगैरह कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, भगवान की पूजा कर सकते हैं, किसी देवता की पूजा कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि कोई प्लैनेट अगर कंबस्ट है तो उसके कारकत्व से संबंधित चीज़ों को हम कम ही करें तो बढ़िया है। मान लीजिए कि अगर आपका शुक्र अस्त हो रखा है तो उससे रिलेटेड चीज़ें कम ही करें, मतलब ज़्यादा खर्चा ना करें, ज़्यादा लग्जरी आइटम की तरफ ना भागें, ज़्यादा प्यार मोहब्बत के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि स्कैंडल्स में फंस सकते हैं आप, आपको धोखा मिल सकता है। इस तरह की चीज़ें, पार्टनरशिप्स अवॉइड करें, ठीक है, उसके कारकत्व को अवॉइड करिए। ये भी एक तरह की रेमेडी होती है। सबसे बढ़िया रेमेडी जो कंबस्ट प्लैनेट्स में काम करती है वो होती है जेमस्टोन्स। लेकिन ये आपको बहुत ही कॉशियसली पहनना है, क्योंकि अगर आपने गलत जेमस्टोन पहन लिया तो ये नेगेटिवली इफेक्ट डाल सकता है, बैकफायर कर जाएगा और ज़्यादा नुकसान दे देगा। तो इसको किसी अच्छे ज्योतिष से पूछकर ही आपको पहनना है। तो अब इसका एक आध्यात्मिक पहलू देख लेते हैं। देखिए, जब भी कोई ग्रह अस्त होता है तो क्योंकि उसका बाहरी कारकत्व खत्म हो जाता है, तो वो हमको एंकरेज करता है कि हम अपने इंटरनल सेल्फ में जाएं, हम अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानें, हम आंतरिक हो जाएं, हम बाह्य ना रहें, हम अपने मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच हो जाएं। तो एक तरह से ये अध्यात्म में बहुत हेल्पफुल होता है किसी प्लैनेट का अस्त हो जाना। क्यों? क्योंकि ये हमें अपने आप से जोड़ता है। ये प्लैनेट हमें लर्निंग भी देता है और हमें जीवन में उस लर्निंग का बहुत उपयोग होता है आगे चल के। स्टार्टिंग में तो हमें लगता है अपने फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में कि वो प्लैनेट हमें कुछ दिक्कत कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम सीखते हैं, स्ट्रगल करते हैं उस एरिया में, वो धीरे धीरे अच्छे रिजल्ट देना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो पहले हमारी इंटरनल ग्रोथ करवाता है, हमें अपने आप से मिलवाता है, हमें अपनी कमियों की जानकारी करवाता है। हम अपनी कमी पे काम करते हैं, तब जाके हम एक बहुत ही मैच्योर व्यक्ति की तरफ उभरते हैं। जब मैच्योरिटी के बाद सक्सेस मिलती है और थोड़ी डिले और पेशेंस के साथ मिलती है, तो वो सक्सेस बहुत ही हार्ड अर्नड होती है और वह परमानेंट होती है। तो कुछ ये मिसकंसेप्शंस हैं कंबशन के बारे में, कि जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि सारे कंबस्ट प्लैनेट्स वीक नहीं होते। जैसे मैंने डिस्कस करा कि कुछ स्पिरिचुअली भी आपको ग्रो करवा सकते हैं, या फिर कोई मारक प्लैनेट कंबस्ट हो जाए तो वो अच्छा है आपके लिए। टोटल लॉस नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ये फ़ायदा भी करा देते हैं। हर चार्ट में हमें कंबस्ट ग्रह को यानी अस्त ग्रह को डिफरेंटली ट्रीट करना पड़ेगा। कुछ राजयोग भी बनते हैं कंबस्ट ग्रहों की वजह से।
ये मैं जब राजयोग पढ़ाऊँगा आपको तब ये डिटेल में हम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।